study@उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको सबको विदित है कि study@उत्तराखंड की ओर से जीएस का संपूर्ण कोर्स करवाया जा रहा है और आज ये हिस्ट्री की सेकंड क्लास अपलोड की जा रही है, जिसमें हम लोग ब्रिटिश की साम्राज्यवादी नीतियाँ, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव तथा ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक नीतियों के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। इस प्रकार ये हिस्ट्री का कोर्स आगे बढ़ता जाएगा। बाकी भी सारे सब्जेक्ट पैरेलल हम लोग अपलोड कर रहे हैं, जैसे पॉलिटी उत्तराखंड की 2 क्लासें अपलोड हो चुकी हैं। उम्मीद है कि आपके आगामी पटवारी लेखपाल एग्ज़ाम तक काफ़ी हद तक कोर्स ख़त्म कर दिया जाए और उसके बाद जो एग्ज़ाम है वहाँ तक तो डेफिनेटली कोर्स कंप्लीट हो जाएगा विद एमसीक्यू, और साथ में करंट अफेयर भी हम पैरेलली चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बने रहिए study@उत्तराखंड के साथ। तो आइए हिस्ट्री की क्लास सेकंड में जो एमसीक्यू हैं उनको आगे लेकर चलते हैं। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास सेकंड, ठीक है। इसमें जो ब्रिटिश भारत की साम्राज्यवादी नीतियाँ थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस काल क्रम के अनुसार राज्यों को डलहौजी ने हड़पा था? डलहौजी ने विभिन्न तरीके से भारत को हड़पा था। हड़प नीति कहिए या व्यापकता का सिद्धांत कहिए, उनके लिए इनको ये जो 2015 में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसके रिगार्डिंग उनका क्रम पूछा था, तो राज्यों का क्रम पूछा था। तो सबसे पहले इन्होंने सतारा को हड़पा था, फिर जैतपुर को, फिर उदयपुर को, झांसी को, ठीक है। तो ये एलडीसी के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। समाप्ति का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को किसने अपनाया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप नीति का मतलब इसे व्यापकत का सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत अगर किसी राजा के कोई संतान नहीं है तो आगे वह गोद नहीं ले सकता, और ऑटोमेटिक गोद ना लेने की वजह से उसका पूरा का पूरा साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित हो जाता था। तो यह नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप के नाम से जानी जाती थी और इस नीति के प्रतिपादक थे लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ हमें जोड़े मिलाने हैं। तो कौन सी नीतियाँ किस के गवर्नर ने अपनाई थी? तो इसका देखिए, हड़प नीति तो आपको पता ही है, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। बंगाल के विभाजन कर्जन के टाइम पे हुआ था 1905 में। बंगाल में दोहरा शासन, ये रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे आया था। और सामाजिक सुधार कुछ लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किए थे, जैसे सती प्रथा आदि। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 3 का सी, क्वेश्चन नंबर 3 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से डलहौजी की सबसे भयंकर राजनीतिक भूल सिद्ध हुई। देखिए, ये सारे काम डलहौजी ने किए थे। पंजाब का अधिग्रहण कहिए, गोद लेने की प्रथा जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैम के नाम जानी जाती है, निचले ब्रह्म का अधिग्रहण। लेकिन जो अवध का अधिग्रहण था ना, अवध का अधिग्रहण, जो यहाँ के नवाब था वाजिद अली शाह को, ठीक है, वाजिद अली शाह को हटाया था। सिर्फ एक ही आधार पर हटाया था, कुशासन का आरोप लगाया था, ठीक है। कुशासन का आरोप लगाने के बाद, हटाने के बाद, ये जो अंतिम ये जो घटना थी, इसके बाद 1857 की क्रांति का जन्म तो बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन यही अंतिम घटना मानी जाती है जो मतलब आपका राजनीतिक परिदृश्य में, तत्कालीन घटना में तो आपका मंगल पांडे आ जाएगा वाला मैटर, बट अभी जो राजनीतिक परिदृश्य की जो घटना चल रही थी, जिसमें डॉक्ट्रिन लैम्प हो गया, हड़प नीति हो गया, उसके बाद जो ये अंतिम घटना थी अवध का अधिग्रहण, और यही सबसे भयंकर राजनीतिक भूल कहा जाता है। निम्न में से सर्वप्रथम भारत में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो हैदराबाद के निजाम जो थे, उन्होंने सहायक संधि, जो लॉर्ड वेलेजी की सहायक संधि थी, उस पर हस्ताक्षर किए थे। वह कौन था जिसने भारतीय राजा से गोद लेने की प्रथा को छीन लिया था? जो मैं बता चुका हूँ, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी की हड़प नीति का कौन सा राज्य शिकार नहीं हुआ? तो इसमें से जो आपका अवध है ना, ये शिकार नहीं हुआ। देखिए, हड़पा सभी को है इसने, चाहे वो कुशासन का आरोप लगाकर, चाहे हड़प नीति, चाहे व्यापकत का सिद्धांत, लेकिन अवध पे इन्होंने कुशासन का आरोप लगा कर, ठीक है, लगाकर, ठीक है, उससे ये शिकार नहीं हुआ, ठीक है। ये उसको विद्रोह हो गया था। अवध के कुशासन का आरोप लगाकर हड़पने का प्रयास किया, पर उस पर विद्रोह हो गया, तो इसलिए कहा जाता है कि हड़प नीति का शिकार नहीं हुआ। सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? सर्वप्रथम प्रयोग, जैसे यहाँ पर वेलेजली का ऑप्शन नहीं है, सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले द्वारा किया गया था। रिंग फेंस का संबंध किससे है? रिंग फेंस नामक जो नीति थी, ये नीति गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा
अपनाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम ली वार्नर की पुस्तक का क्या नाम है? विलियम ली वार्नर की पुस्तक का नाम द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया है। ठीक है। उसके बाद गोद निषेध प्रथा के अंतर्गत भारतीय राज्यों का वर्गीकरण कितने श्रेणियों में किया गया था? ये डलहौजी का सिद्धांत था, वो इस प्रकार नीति बनाता था, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधीनस्थ संघ की नीति को ब्रिटिश सरकार ने कब अपनाया? तो ये हो जाएगा जो 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद जो कुछ हद तक ब्रिटिश गवर्नमेंट नरम पड़ी। ठीक है, तो उन्होंने फिर अधीनस्थ संघ की नीति को अपनाया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1858। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशासन के आधार पर डलहौजी ने निम्न में से किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवध, जो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, अब इसके आज के एमसीक्यू अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव जो पड़ा है ब्रिटिश शासन का, उससे संबंधित जो एमसीक्यू हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। तो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। यूकेपीएससी की ये टेंडेंसी रहती है कुछ ऐसा पूछा जाए कि बहुत मुश्किल से इसका आंसर निकल पाए। तो जो जो सर आर्थर कॉटन थे, यही मतलब सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है इनको। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लेकर दादा भाई नौरोजी हैं, इन्होंने धन निकासी का सिद्धांत दिया था। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। महलबाड़ी व्यवस्था किस प्रकार संबंधित थी? देखिए, ब्रिटिश काल में कई तरह से बंदोबस्त किए गए। ठीक है, सबसे पहला जो बंदोबस्त था उसे कहा जाता है स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, दूसरे प्रकार का बंदोबस्त होता है रैयतवाड़ी। ठीक है, तीसरे प्रकार का बंदोबस्त होता है महालवाड़ी। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त में क्या होता है कि जमींदारी प्रथा को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, एक गांव या 2-3 गांव में एक जमींदार नियुक्त किया जाता था। उस जमींदार का काम जो किसानों से जो भी टैक्स जो ब्रिटिश सरकार तय करती थी, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी, वो वसूल कर कर ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाना होता था। और जो जमींदार जितना ज़्यादा टैक्स वसूलता था, उसको उतना ज़्यादा उसमें कमीशन मिलता था। इसलिए जमींदार बहुत ज़्यादा टैक्स वसूलने के लिए किसानों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। तो यह एक बहुत अत्याचारी कह सकते हो कि स्थायी बंदोबस्त या बंदोबस्त भूमि बंदोबस्त था। दूसरे प्रकार का बंदोबस्त था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। इसका जनक मुनरो को कहा जाता है। इस प्रकार के रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत मतलब एक किसान को कहा जाता है। वह किसान जो भी भूमि का टैक्स होता था वो बिना किसी मीडिएटर के डायरेक्ट मतलब जाके जमा कर सकता था। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था में एक ग्राम का मुखिया होता था, वही मुखिया, वो जमींदार नहीं होता था, मुखिया के जरिए इस तरीके से या कोई नियुक्त किया था बंदा, उसके जरिए वो जमा किया जाता था। तो कुछ हद तक ये नीतियाँ ठीक थी, बट जो स्थायी बंदोबस्त था वो बहुत ही अन्यायपूर्ण था। तो ये थे ब्रिटिश कालीन से संबंधित कुछ भूमि बंदोबस्त। तो आइए देखते हैं क्या है, क्या कहता है क्वेश्चन हमारा। महलवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित थी? भू राजस्व से। औपनिवेशिक शासन के दौरान आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था को स्थापित किया था? तो ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, इन्होंने स्थापित किया था। भूमि लगान के एकत्रीकरण के लिए दिए जाने वाले ठेके का क्या नाम था? तो उसे क्या कहा गया था? इजरा कहा जाता था। अगर लगान इकट्ठा करने के लिए, या तो ठेके का नाम इजरा, और जो इसको इकट्ठे करता था उसे इजारेदार कहा जाता था, इजारेदार। ठीक है, और सिंपल भाषा में आप जमींदार कह सकते हैं। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त का कौन जुड़ा था? मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मुनरो। ठीक है, देखिए, निकासी की प्रक्रिया कब से आरंभ हुई? तो मैं यहाँ आपको बताना चाह रहा था कि जो निकासी की प्रक्रिया आरंभ हुई वो प्लासी के युद्ध के बाद से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 1757 के बाद। देखिए, उससे पहले जो था ना, उससे पहले ब्रिटिश कंपनियां जो व्यापार करती थी, तो जो व्यापार करती थी उसके बदले में, जैसे मान के चलिए भारत से वो सूती वस्त्र, रेशम, मसाले आदि लेके जाते थे, तो उसके बदले में वो उस ब्रिटिश को व्यापार में स्वर्ण मुद्रा, ठीक है, या अन्य कोई मतलब आपको महंगी वस्तु मतलब यहाँ पे सप्लाई करनी पड़ती थी। तो उसमें क्या था कि वो बहुत ज़्यादा वो
मतलब प्रॉफिट तो कमाते थे, बट उनको क्या था कि उसके बदले में बहुत ज़्यादा उनको धन खर्च करना पड़ता था। ठीक है। और यूरोप से जो वस्तुएं लाते थे उनकी डिमांड भारत में उस वक्त ना के बराबर थी। इसलिए उन वस्तुओं के बदले वो वस्तु नहीं बेच सकते थे, जबकि उनको भारत से जो वस्तु लेके जाते थे उसके बदले में उनको बहुत अधिक धन देना पड़ता था। तो इस चीज़ से ब्रिटिश बहुत त्रस्त हो चुके थे। लेकिन जैसे ही ये 1757 का प्लासी का युद्ध हो गया, ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ, और प्लासी के युद्ध के बाद 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी तरह से सत्ता प्रशस्ति का मार्ग खुल गया। और उसके बाद सबसे बड़ा जो फायदा हुआ अर्थव्यवस्था में, उनको बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। दीवानी मिलने का तात्पर्य यह है कि वो यहीं का धन, ठीक है, यहीं के अपने बिजनेस में लगाते थे। तो उनको बाहर से धन, जो जैसे स्वर्ण मुद्राएं वगैरह खर्च करने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं थी। अब यहीं का धन यहीं पे खर्च कर कर यहीं का आपका जो व्यापार और उनकी वस्तुएं देश के बाहर लेके जाते थे। इसी से क्या था कि हमारा धन भी हमारा लग रहा है, हमारी वस्तुएं बाहर जा रही है। तो ये धन निकासी का सिद्धांत स्टार्ट हुआ था 1757 के बाद से। तो यहाँ मुझे बताना आवश्यक था। तो इसका जो प्रारंभ हुआ था प्लासी के युद्ध से। स्थायी भूमि व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? जो मैं आपको बताया था स्थायी बंदोबस्त, यह जो लागू किया गया था बंगाल सूबा से बनारस की जमींदारी तक जो लागू किया था, स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। ठीक है। महलबाड़ी व्यवस्था जिसमें बता चुका हूँ, मुखिया को नियुक्त किया था, ये पंजाब वाले क्षेत्र में लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसमें मैंने आपको बताया है कि रैयत मतलब किसान, वो खुद ही जाकर अपना टैक्स जमा करता था। तो यह वाली व्यवस्था बम्बई और मद्रास वाले इलाके में लागू की गई थी। धन निष्कासन का सिद्धांत, जो भी मैंने अच्छे से ब्रीफ कर दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, 1891 के कारखाना अधिनियम में 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में कार्य करने से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था। पहला कथन ये कहता है, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन क्या गया था, 1881 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लाया गया था। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ये इसके दोनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड डिस्पैच, ये शिक्षा से संबंधित है। वुड डिस्पैच और हंटर कमीशन दोनों शिक्षा से संबंधित है। लेकिन जो हंटर कमीशन, जो बेसिकली जो अगर आप डीपली कहेंगे तो वो क्या था कि उच्च शिक्षा से राज्य के समर्थन को धीरे धीरे वापस लेने की नीति को ही ये कहा जाता था। हंटर कमीशन में ये निहित किया गया था। ठीक है। ओके। अगला क्वेश्चन, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया की पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये श्रीमन नारायण अग्रवाल ने लिखी थी। ठीक है। और अब ये कुछ पुस्तकें हैं जो आपके सामने के करके लाए जाते हैं। कुछ पुस्तकें हैं, इनका लेखक का नाम क्या है? तो इसमें 3 पुस्तकें याद हैं। तो मैं इसको आपसे कनेक्ट करता हूँ, बाकी तो ऑटोमेटिक मिल ही जाएगा। जो विपिन चंद्रा की है वो इंडियन इकोनॉमिक्स थॉट 19th सेंचुरी पर्सपेक्टिव था। और आरसी दत्तो ने लिखा था ये द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। ठीक है। और जो आपका बीएन गांगुली जी की पुस्तक है वो ये वाली है, ऊपर इंडियन इकोनॉमी थॉट 19th सेंचुरी। तो जे.आर. मैकलन, इनकी पुस्तक फिर ऑटोमेटिक फिर यही हो जाती है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, उसका सही आंसर हो जाएगा 4 का ए। 4 का, हाँ एक ठीक, 4 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के औपनिवेशिक शासन में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये अधोमुखी निस्यंदन मतलब गरीबी के हटाने से संबंधित था। ठीक है। तो इस माफ सॉरी गरीबी नहीं, गरीबी के स्पंदन से नहीं था, ये था शिक्षा से संबंधित था। ठीक है। शिक्षा से संबंधित था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा सा पिन करूंगा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल लिख के ना पिन करूंगा। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में क्षेत्रीय शासन नगर निगम स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा था? तो ये था आपका ब्रिटेन ही था इसमें तो। ठीक है। और वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? जो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो पारित किया गया था, ये पारित किया गया था 1878 में। ठीक है। ओके। तो इसमें तो जो भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है। तो ये हो गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा दैनिक समाचार पत्र मराठी में शुरू किया गया था? तो ये केसरी प्रारंभ किया गया था। भारत में सबसे पहले रेल का संचालन ये 1853 में किया गया था। लेकिन अभी जो कुछ आंकड़े अभी हम उत्तराखंड में देखते हैं तो 1851 में पिरान कलियर से रुड़की के बीच में एक रेल चली थी, जो मालगाड़ी थी, ठीक है, जो हमारी ग्लोगी विद्युत परियोजना बन रही थी उसके लिए चलाई गई थी। लेकिन अभी या ऊपरी गंगा का नहर का निर्माण, लेकिन इसका कोई ऐसा ऐतिहासिक तथ्य मौजूद नहीं है। तो इसका आंसर अभी यही रहेगा हमेशा, जब तक कोई इसका बहुत ज़्यादा पुख्ता सबूत कर कोई इसका ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं होता तो इसका 1853 माना जाता है। ठीक है। इंडिया अर्नेस्ट के लेखक कौन है? ये वैलेंटाइन्स रोल लेखक हैं इसके। इस पुस्तक में इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारत की अशांति का जनक कहा है। ठीक है, अशांति का जनक कहा है, मतलब उन पे कमेंट किया है इस पुस्तक में, अशांति का जनक कहा के कमेंट किया है। तो उसके बाद बाल गंगाधर तिलक जी ब्रिटेन चले गए इनके खिलाफ केस करने के लिए कि आपने कैसे कह दिया। और पीछे से जो आंदोलन चल रहा था, एक आंदोलन को बहुत ज़्यादा मूवमेंट मिल चुकी थी, उसको किसी न किसी तरीके से बीच में छोड़ के चले गए। सिर्फ इसी मतलब होता है कि ईगो हर्ट हो गई कि किस तरीके से आपने मुझे ये संबोधित किया। तो फिर जो पीछे जो आंदोलन था फिर ढीला ढीला बढ़ता गया। तो ये ब्रिटिश की चालें होती थी। तो ये आज का जो हिस्ट्री क्लास 2 का सेकंड पार्ट था। होप आप उसको इन्जॉय किया होगा आपने, और इसी तरह आप तैयारी करते रहिए। और आपके आगामी सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहिए स्टडी अर्थ उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।